नमस्कार। प्रस्तुत है कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम। मंत्रियों के समूह ने कोविड-19 की मौजूदा स्थिति और प्रबंधन की समीक्षा की। देश में प्रतिदिन 1 लाख से अधिक व्यक्तिगत सुरक्षा किट पीपीई और N95 मास्क तैयार किए जा रहे हैं। केंद्रीय दलों ने हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद और सूरत में कोविड-19 की स्थिति का जायजा लिया। नफेड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत लगभग 20 करोड़ परिवारों को 3 महीने के लिए करीब 6 लाख मीट्रिक टन दालें वितरित करेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम में अपनी सहयोगी दिव्या तोमर के साथ मैं विमलेंदु पांडे। मंत्रियों के समूह ने आज कोविड-19 महामारी की मौजूदा स्थिति और इससे निपटने के तौर तरीकों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस बैठक में महामारी से बचाव और प्रकोप को रोकने के लिए केंद्र, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपायों पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। मंत्री समूह को बताया गया कि सभी जिलों को दिशा निर्देशों का पालन करने और कोविड-19 से निपटने की रणनीति तय करने को कहा गया है। मंत्री समूह को प्रत्येक राज्य में उपलब्ध आइसोलेशन बेड, पीपीई किट, मास्क, दवा, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर के पर्याप्त भंडार के बारे में जानकारी दी गई। देश में प्रतिदिन 1 लाख से अधिक पीपीई किट और N95 मास्क का निर्माण किया जा रहा है। मंत्री समूह ने देश भर में कोविड की जांच तथा जांच किट की उपलब्धता तथा कोविड प्रभावित केंद्रों के प्रबंधन की भी समीक्षा की। इस बैठक में बताया गया कि देश भर में करीब 92,000 गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह और नागरिक संगठन प्रवासी मजदूरों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। राज्य सरकारें इन संगठनों को मदद दे रही हैं और भारतीय खाद्य निगम अनाज उपलब्ध करा रहा है। मंत्री समूह को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर, नेशनल कैडेट कोर तथा अन्य संबद्ध लोगों का एक डाटाबेस तैयार किया गया है। अभी तक इसमें 1 करोड़ 24 लाख लोगों का ब्यौरा उपलब्ध है। इन लोगों को कोविड योद्धा के तौर पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। इनमें से 10 लाख लोग प्रशिक्षण ले चुके हैं। इस बैठक में मंत्री समूह को बताया गया है कि देश में कोविड-19 से मृत्यु दर 3.1% है, जबकि स्वस्थ होने की दर 20% से अधिक है। ये कई देशों से बेहतर है। बैठक के दौरान मंत्री समूह के अध्यक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 महामारी से प्रत्येक स्तर पर निपटने वाले योद्धाओं के समर्पण की सराहना की। देश में अब कोविड-19 के कुल 24,942 मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार ठीक हुए 5,210 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि 779 लोगों की मृत्यु हुई है। इसके साथ ही अब कोविड-19 के 18,953 सक्रिय मरीज हैं। कोविड-19 संक्रमण की ताजा स्थिति का आकलन करने के लिए 4 केंद्रीय दल आज अहमदाबाद, सूरत, चेन्नई और हैदराबाद के दौरे पर हैं। इन टीमों का गठन गृह मंत्रालय की ओर से किया गया है। कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए आज गृह मंत्रालय ने 4 और इंटर मिनिस्टीरियल सेंट्रल टीम्स का गठन किया है, जो अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद और चेन्नई भेजी जा रही हैं। ये टीमें भी भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी लेवल अधिकारियों द्वारा लीड की जा रही हैं। इनमें पब्लिक हेल्थ के स्पेशलिस्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट के स्पेशलिस्ट हैं। अपर सचिव स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में एक दल ने आज अहमदाबाद में पुलिस आयुक्त, जिला अधिकारी और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की। एक अन्य केंद्रीय टीम सूरत में स्थिति का जायजा ले रही है। गुजरात के इन दोनों शहरों में कोविड संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। जल शक्ति मंत्रालय के अपर सचिव अरुण बरोका के नेतृत्व में एक अन्य दल हैदराबाद पहुंचा। इसने राज्य में कोविड से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए गच्चीबावली, तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और रिसर्च अस्पताल का दौरा किया। ये टीम हैदराबाद में कई अन्य स्वास्थ्य केंद्रों पर भी जाएगी और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य अधिकारियों और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बातचीत करेगी। चेन्नई पहुंची केंद्रीय टीम ने आज राज्य सचिवालय में मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों से मुलाकात की।
इस बीच राज्य सरकार ने चेन्नई, मदुरई, कोयम्बटूर नगर निगम क्षेत्रों में कल से 4 दिन का कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। सेलम और तिरुपुर निगम क्षेत्रों में रविवार से 3 दिन का पूरा कर्फ्यू लगा रहेगा। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि इन दलों ने दोनों शहरों में जिलाधीशों और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठकें की तथा कोविड-19 के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन के उपायों की भी समीक्षा की। अतिरिक्त सचिव की अगुवाई वाले दोनों दलों ने अहमदाबाद और सूरत में जिला कलेक्टर, नगर निगम के आयुक्त, पुलिस आयुक्त सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की। दोनों शहरों में जिला कलेक्टर और पुलिस आयुक्त ने सदस्यों को कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर जानकारी दी। अहमदाबाद की टीम ने गांधीनगर का भी दौरा किया और मुख्य सचिव समेत अन्य उच्च अधिकारियों के साथ बातचीत की। सूरत की टीम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्य सचिव से बात की और सूरत में फंसे प्रवासी कामगारों के मुद्दे पर चर्चा की। अपर्णा खुट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। लोकप्रिय धारावाहिक महाभारत प्रतिदिन दोपहर 12 बजे और शाम 7 बजे डीडी भारती, फ्री डिश और अन्य डीटीएच चैनल पर। सब्सक्राइबर्स अपना चैनल नंबर नोट करें: DD 60, टाटा स्काई 1194, एयरटेल 151, सन डायरेक्ट 326, वीडियोकॉन DTH 480, डिश टीवी 197 और डेन 522। समय याद रखें, दोपहर 12 बजे और शाम 7 बजे। प्रतिदिन देखें लोकप्रिय धारावाहिक महाभारत। अथ श्री महाभारत कथा। ये आकाशवाणी है। कोविड-19 महामारी के प्रकोप से निपटने में सांसद, विधायक और जनता के प्रयासों में समन्वय स्थापित करने के लिए लोकसभा सचिवालय में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पिछले मंगलवार को विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किए गए आह्वान पर कई विधानमंडलों ने नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं। राजस्थान, हरियाणा, ओडिशा, दिल्ली, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में अपने अपने विधानमंडलों में नियंत्रण कक्ष बना दिए गए हैं। नियंत्रण कक्षों ने संसद और विधानमंडलों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान शुरू कर दिया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि अब तक देश के विभिन्न सरकारी और निजी जांच केन्द्रों में लगभग 5,90,000 नमूनों की जांच की गई। इस बीच अनुसंधान परिषद जांच सुविधा बढ़ाने के लिए सरकारी और निजी जांच केन्द्रों को मंजूरी दे रही है। अभी 272 सरकारी और 87 निजी प्रयोगशालाओं को कोविड-19 की जांच की मंजूरी दी गई। देश में लोगों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने आज से आवश्यक वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुओं और सेवाओं की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नगर निगम और नगर पालिकाओं के अंतर्गत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खोलने की अनुमति नहीं होगी। नगर पालिका क्षेत्रों के बाजारों में दुकान, मल्टी ब्रांड और सिंगल ब्रांड मॉल तथा कोरोना संक्रमित और कोरोना नियंत्रण क्षेत्रों में भी दुकानें नहीं खुलेंगी। शहरी क्षेत्रों में सभी एकल दुकानों, आस पड़ोस की दुकानों और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। बाजार परिसरों और शॉपिंग मॉल में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है। ई कॉमर्स कंपनियों को केवल आवश्यक वस्तुओं की ही बिक्री करने की अनुमति है। गृह मंत्रालय ने 15 अप्रैल को दिए गए अपने आदेश में संशोधन करते हुए कहा है कि दुकानों में 50% लोग ही काम कर सकेंगे और उन कर्मचारियों को मास्क लगाना और पर्याप्त दूरी बनाए रखना जरूरी होगा। सुपर्णा सैकिया के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी रेस्तरां, सैलून और नाई की दुकानें बंद रहेंगी। ये स्पष्ट किया गया है कि लॉकडाउन प्रतिबंधों के दौरान छूट केवल वस्तुएं बेचने और सेवाएं देने वाली दुकानों को ही दी गई हैं। मध्य प्रदेश सरकार लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे कामगारों को वापस लाएगी। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों से विस्तृत चर्चा की। इन मुख्यमंत्रियों ने भी पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। गुजरात में सूरत में फंसे प्रवासी मजदूर जिलाधीश की अनुमति से अपने पैतृक स्थानों को जा सकेंगे।
सांसद CR पाटिल ने इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था। इसके बाद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने प्रवासी मजदूरों को कुछ शर्तों के साथ अपने पैतृक स्थानों पर जाने की अनुमति दी है। गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह साहब को हमने रिक्वेस्ट किया था कि यहाँ पर जो बाहर के श्रमिक वर्ग के लोग हैं वो अपने वतन जाना चाहते हैं। लॉकडाउन की वजह से अभी यहाँ पर भी इंडस्ट्री बंद है और कुछ दिन बंद रहने की संभावना है। मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी साहब को रिक्वेस्ट किया था और उन्होंने कलेक्टर श्री को सूचना दी है कि जो अपने वाहन में अपनी व्यवस्था से जाना चाहते हैं उनको परमिट कीजिए और उसके अंदर कौन सी गाड़ी में जाना चाहते हैं, कितने लोग हैं, वो सब वो डिटेल के साथ अप्लाई करेंगे तो उनको परमिट मिल जाएगी। वो कलेक्टर ऑफिस नहीं जा सकते, ऑनलाइन ही कर सकते हैं। उधर असम में आज से राज्य परिवहन निगम की बस सेवा शुरू हो गई है। लॉकडाउन में फंसे हजारों लोग इन बसों के जरिए अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। हालांकि इस दौरान सभी को लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। असम में परिवहन विभाग ने 3 दिनों में हजारों फंसे हुए लोगों को घर भेजने के लिए विस्तृत योजना तैयार की है। यदि जरूरत पड़े तो बस दर कुछ और दिनों के लिए बढ़ाया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों ने गुवाहाटी में बताया कि असम के भीतर 50,000 से अधिक लोगों ने यात्रा के लिए आवेदन किया है। हालांकि कोविड-19 के हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों के किसी भी यात्री को यात्रा करने की अनुमति नहीं दी गई है। परिवहन विभाग ने गुवाहाटी में 4 बोर्डिंग प्वाइंट बनाए हैं, जबकि अन्य जिलों में ASTC स्टेशनों को ही बोर्डिंग प्वाइंट के रूप में चिन्हित किया गया है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज जीवन शक्ति योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में महिलाएं घर बैठे मास्क बनाकर कमाई कर सकती हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके लिए सरकार उन्हें प्रति मास्क 11 रुपये भुगतान करेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मास्क बनाने के लिए पंजीयन करा चुकी प्रदेश की कुछ महिलाओं से बातचीत भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मास्क बनाकर न केवल वे लाभ कमा सकती हैं बल्कि पुण्य का काम भी करेंगी। प्रदेश में इस योजना के तहत मास्क बनाने की इच्छुक महिलाओं को अपने फोन या मोबाइल के माध्यम से कॉल सेंटर नंबर पर फोन कर अपना पंजीयन कराना होगा। पंजीयन के बाद उन्हें उनके मोबाइल पर ही मास्क बनाने का ऑर्डर मिल जाएगा। एक बार में उन्हें कम से कम 200 मास्क बनाने का ऑर्डर मिलेगा। मास्क सूती कपड़े का ही होना चाहिए। मास्क बनाने के बाद वे इन्हें सरकार द्वारा नियुक्त किए गए नोडल अधिकारी के पास जमा करा देंगी। इसका भुगतान उसी दिन अथवा अगले दिन के खाते में जमा हो जाएगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। महाराष्ट्र में कोविड महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार इजाफा होने से राज्य इस बीमारी का केंद्र बना हुआ है। मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक और मालेगांव सहित अन्य स्थानों पर कोविड संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। एकमात्र कोरोना संक्रमित रोगी को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वासिम कोरोना मुक्त जिला बन गया है। एक रिपोर्ट। राज्य के गृह विभाग ने बताया कि महाराष्ट्र के 15 पुलिस अधिकारियों सहित कुल 96 पुलिस कर्मियों में भी कोरोना का संक्रमण हुआ है। मालेगांव शहर कोरोना संक्रमण का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। यहाँ कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 12 घंटों में मालेगांव में 2 महिलाओं समेत 8 नए मामले दर्ज किए गए। मालेगांव में अब तक कुल 124 कोरोना बाधित मरीज पाए गए हैं। यवतमाल जिले में कोरोना पॉजिटिव रोगियों के 15 नए मामले आज पाए गए। अचानक बढ़ोतरी के साथ जिले में कोरोना मामलों की संख्या 30 तक पहुंच गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। हिमाचल प्रदेश में समाज के सभी वर्गों के लोग कोविड के प्रकोप से निपटने के लिए अपने स्तर पर योगदान कर रहे हैं। उसी तरह धार्मिक और सामाजिक संस्थान भी संकट में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। सोलन स्थित राधा स्वामी आश्रय केंद्र में शेल्टर होम की व्यवस्था की गई है, जो अपने आप में अनुकरणीय है। हर दिन व्यवस्थित तरीके से पूरे दिन का कार्यक्रम निश्चित किया जाता है। यहाँ रह रहे लोगों के लिए आत्म अनुशासन के साथ ज्ञान, ध्यान योग, स्वास्थ्य जांच से लेकर खेलकूद, मनोरंजन सहित खान पान व आवासीय व्यवस्था अपने आप में सराहनीय है। इस सत्संग भवन में 2000 से अधिक लोगों को रखने का प्रबंध है। आश्रय केंद्र में जिला प्रशासन के साथ पुलिस प्रशासन ने भी व्यवस्था चाक चौबंद रखी है। राधा स्वामी सत्संग भवन के क्षेत्रीय सचिव परमजीत सिंह का कहना है, ये तो हमारा सिस्टम बहुत पहले से बना हुआ है जी। हम तो प्रशासन के बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें एक सेवा का मौका दिया है और आगे भी हम यही उम्मीद करेंगे कि आगे भी हमें ऐसी कंटिन्यू सेवा मिलती रहे। सोलन से लक्ष्मीदत्त शर्मा के साथ संजीत सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। कर्नाटका में कनकपुरा तालुक की उयमवाली ग्राम पंचायत ने कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए बेहतरीन तरीका खोज निकाला है।
इस ग्राम पंचायत ने संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए तय दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया है। एक रिपोर्ट। पूयमपल्ली ग्राम पंचायत ने अपने लोगों का विश्वास जीता है और कोविड-19 के विरुद्ध उनका समर्थन प्राप्त किया है। इस ग्राम पंचायत के अधिकारी मुनिमारे गौड़ा कहते हैं कि उनके शासित प्रदेश के 43 गांवों के 10,500 लोगों का स्वास्थ्य जांच चल रहा है। आशा वर्कर्स को डिजिटल थर्मामीटर, मास्क और सैनिटाइजर के साथ घर घर भेजा जा रहा है ताकि हर एक व्यक्ति के शरीर का तापमान जांचा जाए। संदेह के आधार पर 886 व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन में रखा गया है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर निरंजन के अनुसार 417 लोगों का सैंपल नेगेटिव आया है और बाकी रिजल्ट आने बाकी हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। तमिलनाडु में कोविड संक्रमित 94 मरीजों को ठीक हो जाने के बाद आज अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इसके साथ ही आज राज्य में 66 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत हुई है। इसके साथ ही कोविड से मरने वालों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। डीडी के सारे लोकप्रिय कार्यक्रम एक ही चैनल पर। डीडी रेट्रो, महाभारत, शक्तिमान, संकट मोचन हनुमान, बुनियाद, देख भाई देख, चाणक्य, उपनिषद गंगा। डीडी के सारे लोकप्रिय कार्यक्रम आप डीडी रेट्रो पर देखने के लिए अपने नजदीकी डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। मंत्रियों के समूह ने कोविड-19 की मौजूदा स्थिति और प्रबंधन की समीक्षा की। देश में प्रतिदिन 1 लाख से अधिक व्यक्तिगत सुरक्षा किट, पीपीई और N95 मास्क तैयार किए जा रहे हैं। केंद्रीय दलों ने हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद और सूरत में कोविड-19 की स्थिति का जायजा लिया। नेफेड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत लगभग 20 करोड़ परिवारों को 3 महीने के लिए करीब 6 लाख मीट्रिक टन दालें वितरित करेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। डाक विभाग 500 किलोमीटर से अधिक के क्षेत्रों में 22 मार्गों पर राष्ट्रीय सड़क परिवहन नेटवर्क के जरिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करेगा। इस पहल से देश में आवश्यक वस्तुओं के आवागमन को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि डाक विभाग देश में कहीं भी आवश्यक वस्तुओं के पार्सल डिलीवर करने में सक्षम है। संकट के इस दौर में केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डाक विभाग को प्रोत्साहित करते हुए कुछ नया सोचने और करने को कहा। नतीजतन मुख्य रूप से शहरों के अंदर डिलीवरी के लिए उपयोग किए जाने वाले विभागीय वाहनों के मौजूदा बेड़े के साथ एक सड़क नेटवर्क शुरू करने का विचार सामने आया। डाक विभाग देश के विभिन्न हिस्सों में दवाएं, कोविड-19 परीक्षण किट, मास्क, सैनिटाइजर, पीपीई और चिकित्सा उपकरणों सहित आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई पहल कर चुका है। साथ ही विभाग आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के माध्यम से घरों तक नकदी पहुंचा रहा है। सुपर्णा सेकिया के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारतीय रेल की कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान 28 दिन बंद रहने के बाद फिर से खुल गई है। कोविड-19 के खिलाफ सभी तरह के सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए फैक्ट्री में सीमित संसाधनों के साथ ही विनिर्माण कार्य शुरू हो गया है। पिछले 2 दिनों में यहां 2 पार्सल कोच का निर्माण किया गया। फैक्ट्री में 3,744 कर्मचारियों को काम पर आने की इजाजत दी गई है। ये सभी कर्मचारी कोच फैक्ट्री के आवासीय परिसर में रहते हैं। काम पर बुलाए गए कर्मचारियों को सुरक्षा किट दिया गया है। सरकार ने औद्योगिक विवाद कानून के प्रावधानों के अंतर्गत बैंकिंग उद्योग को 21 अक्टूबर तक 6 महीने के लिए जन उपयोगी सेवा घोषित किया है। बैंकिंग सेवाओं को इस कानून के प्रावधानों के तहत लाने के बाद 21 अप्रैल से बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारी और अधिकारी किसी तरह की भी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर आर्थिक गतिविधियों के बड़े पैमाने पर प्रभावित होने के कारण श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ये अधिसूचना जारी की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 3 महीनों तक तकरीबन 20 करोड़ परिवारों को 1-1 किलोग्राम दाल देने के लिए व्यापक स्तर पर सघन अभियान चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत साबुत दाल गोदाम से उठाई जाती है और इसे साफ करके राज्यों को वितरण के लिए दे दिया जाता है।
नेफेड 20 करोड़ परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 5.88 लाख टन दाल का वितरण करेगा। दाल का वितरण अगले 3 महीने के दौरान राशन की सरकारी दुकानों से होगा। ज्यादातर लाभार्थियों को दाल पहले महीने अप्रैल या मई के शुरू में ही मिल जाएगी। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने संयुक्त सचिवों की अध्यक्षता में अधिकारियों के 5 समूह गठित किए हैं, जो राज्यों, नेफेड, दाल मिल और गोदामों के बीच समन्वय करेंगे। कैबिनेट सचिव इस वितरण अभियान के दिन प्रतिदिन के आधार पर निगरानी कर रहे हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग एक्सपर्ट स्पीक कार्यक्रम में कोविड-19 महामारी के बारे में विशेषज्ञ डॉक्टरों की राय प्रसारित करता है। इस श्रृंखला में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में लैबोरेटरी मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर पूर्वा माथुर ने बताया कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है। The coronavirus spreads by droplets when a person coughs or sneezes. These droplets do not travel beyond 1 meter, and that is why it's important to maintain social distancing. एम्स के मनोरोग विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर नंद कुमार ने लोगों को घरों में रहने, अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने और योगाभ्यास करने की सलाह दी। We are going to overcome this crisis within a few weeks. In the coming few weeks, stay at home, spend time with the family, do household work, exercise, listen to music, sing with the family, do yoga, meditation, and take care of emotional need of the family and yourself. आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने लाइव फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। जाने माने मनोरोग विशेषज्ञ और परामर्शदाता डॉक्टर अवधेश शर्मा परिचर्चा में भाग लेंगे। कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव, चिंता और अवसाद के बारे में टोल फ्री नंबर 1800-115767 और टेलीफोन नंबर 011-2331444 पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये विशेष कार्यक्रम आज रात 9:25 पर FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से इसका प्रसारण किया जाएगा। ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी ये कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। देश भर के मुसलमान आज रमजान के पावन महीने के पहले दिन का रोजा रख रहे हैं। दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम ने कल शाम रमजान का चांद देखे जाने की घोषणा की। श्रद्धालुओं ने कोविड-19 के दौरान राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का पालन करते हुए कल रात विशेष नमाज अपने घरों में अदा की। रमजान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है। इसके समापन पर ईद उल फितर मनाई जाती है। उत्तर प्रदेश में पूर्णबंदी के दौरान उपवास रोजा रखने के लिए मुस्लिम माह रमजान की शुरुआत हो गई है। लोग इफ्तार तथा विशेष प्रार्थना तरावीह के लिए स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। लॉकडाउन के कारण रमजान के दौरान सामान्य समारोह नहीं हो रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बहुत से रोजेदारों के लिए ये पहला ऐसा इफ्तार का मौका था जब उन्होंने अपने घर में अपना रोजा खोला और किसी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा सके। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कल चांद दिखने के बाद फोन पर ही एक दूसरे को रमजान की मुबारकबाद दी और घर पर ही सहरी की तैयारी की। सड़कों पर और मस्जिदों में बिल्कुल भी भीड़ नहीं दिखी। प्रदेश भर में तमाम उलेमाओं, इमामों और मुस्लिम संगठनों ने फैसला किया है कि मस्जिदों और दूसरी धार्मिक जगहों पर भीड़ इकट्ठा नहीं होगी और रमजान से जुड़ी तमाम धार्मिक रवायतें जैसे इफ्तार और विशेष प्रार्थना तरावी को घर पर ही पर्याप्त दूरी बरकरार रखते हुए पढ़ा जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर आ रही इन खबरों का खंडन किया है कि उसकी ओर से कोरोना योजना के तहत सभी लोगों को 1-1 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार की ओर से ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है और ऐसा दावा करने वाली खबर निराधार है। उसने कहा है कि सोशल मीडिया पर इस खबर के साथ दिया गया लिंक पूरी तरह से फर्जी है और लोगों को इससे आगाह किया जाता है। कोरोना वायरस से ठीक होने वाले लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।
हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि एक महीने पहले 25 मार्च को भारत में जब पूर्णबंदी लागू की गई थी, उस समय कोरोना के 43 मरीज ठीक हुए थे। ये 606 मरीजों का 7% था। एक महीना पूरा होने के बाद ये आंकड़ा 20.66% पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मणिपुर में सभी मरीज ठीक हो चुके हैं। लॉकडाउन में किसानों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने नई पहल शुरू की है। राज्य के विदर्भ में किसानों को सिंचाई के लिए मोबाइल सेवा से डीजल मुहैया कराया जा रहा है। महाराष्ट्र के विदर्भा क्षेत्र के अकोला जिले के पातूर में स्थानीय प्रशासन ने किसानों को एक मोबाइल डीजल वैन द्वारा अपने घर पर डीजल उपलब्ध कराने का एक अनूठा विचार किया है। स्थानीय प्रशासन ने ईंधन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए तालुका स्थित पेट्रोल पंप को इस काम के लिए जोड़ा है, जो किसानों को उनकी खेती की मशीनरी के लिए दैनिक आवश्यकता को पूरा करेगा। जिला कलेक्टर जितेंद्र फलकर ने कहा कि किसानों द्वारा ईंधन की खरीदी को आसान बनाने के अलावा ये सामाजिक दूरी के मानदंडों को भी बनाए रखेगा। पापलकर ने कहा कि इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए किसान को सिर्फ एक फोन कॉल करना होगा और अपनी आवश्यकता की जानकारी देनी होगी। मधु कस्बे के साथ देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। कर्नाटक में कोविड के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी के परीक्षण कार्यक्रम की आज शुरुआत की गई है। वेंटिलेटर पर रखे गए मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का परीक्षण अगले सप्ताह से किया जाएगा। राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री बी श्रीरामुलु ने आज बेंगलुरु के विक्टोरिया अस्पताल में इस परीक्षण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर डॉक्टर सुधाकर ने कहा कि ये थेरेपी कोविड संक्रमित मरीजों को जल्दी ठीक करने में कारगर होगी। उन्होंने संक्रमण से ठीक हुए लोगों द्वारा स्वेच्छा से प्लाज्मा दान करने के लिए सराहना की। कोरोना महामारी के दौरान देश की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी एनटीपीसी पूरे राष्ट्र को बिजली की निर्बाध आपूर्ति कर रही है। महारत्न कंपनी एनटीपीसी का प्रत्येक बिजली घर इस अवसर पर पूरी क्षमता के साथ काम कर रहा है। एनटीपीसी ने इस दौरान कोयला आपूर्ति का बेहतर प्रबंध किया है, जिससे निरंतर बिजली का उत्पादन संभव हो रहा है। सभी संयंत्रों में लॉकडाउन के दौरान घोषित किए गए सभी मानक और परस्पर सुरक्षित दूरी का पालन किया जा रहा है। असम सरकार ने धनवंतरी नाम से एक योजना की शुरुआत की है, जिसमें बाजार में न मिलने वाली दवाएं सीधे रोगियों को घर पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि 200 रुपये से कम मूल्य की दवाएं रोगियों को मुफ्त उपलब्ध कराई जाएंगी। पंजाब ने 23 अप्रैल तक इस सीजन के 9 दिन में 27,97,108 मीट्रिक टन गेहूं की रिकॉर्ड खरीद की गई। पिछले वर्ष 23 अप्रैल तक 23 दिन में 12,85,981 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था। राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशु ने बताया कि इस वर्ष कोविड-19 महामारी के कारण गेहूं की खरीद 1 अप्रैल की बजाय 15 अप्रैल से शुरू हुई। श्री भारत भूषण ने बताया कि नोवल कोरोना वायरस से किसानों की सुरक्षा के लिए मंडियों में समुचित साफ सफाई की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। नेपाल सरकार ने कोविड महामारी के मद्देनजर एहतियाती उपायों के तहत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगाई, ये 15 मई तक बढ़ा दी गई है। कोविड-19 से बचाव और नियंत्रण पर गठित उच्च स्तरीय समन्वय समिति की आज काठमांडू में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। इससे पहले नेपाल में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 30 अप्रैल तक रोक लगाई गई थी। नेपाल में अब तक कोविड संक्रमण के 49 मामले सामने आए हैं। इनमें से 12 लोग उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि 37 का उपचार चल रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रियों के समूह ने कोविड-19 की मौजूदा स्थिति और प्रबंधन की समीक्षा की। देश में प्रतिदिन 1 लाख से अधिक व्यक्तिगत सुरक्षा किट, पीपीई और N95 मास्क तैयार किए जा रहे हैं। केंद्रीय दलों ने हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद और सूरत में कोविड-19 की स्थिति का जायजा लिया। नेफेड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत लगभग 20 करोड़ परिवारों को 3 महीने के लिए करीब 6 लाख मीट्रिक टन दालें वितरित करेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इसके साथ ही कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।